सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिज़र्व सीट्स का जो केस है ये कैसी सूरत इख्तियार करेगा आइंदा आने वाले दिनों में, जिससे तकदीर तय होगी पाकिस्तान की पार्लिमान की भी और मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी भी। रिज़र्व सीट्स की जिस तरीके से बंदरबांट हुई वो काबिल तहसीन तरीक़ाकार नहीं था, लेकिन ऐसा तरीक़ाकार अपनाया गया जो मुतनाज़ा भी था और लोगों के लिए काबिल कबूल भी नहीं था। 8 फरवरी को लोगों ने जिस जमात को वोट डाले सबसे ज़्यादा, नतीजे में उसके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स जीते भी, लेकिन हुकूमत में वो जमात नहीं आई। उसमें गलतियाँ बेशुमार लोगों की शामिल होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ुद भी थी कि वो किसी और सियासी क़ुव्वत के साथ बातचीत से गुरेज़ कर रहे थे और ख़ुद उनकी नशिस्तें उतनी बनती नहीं थी। लेकिन उससे पहले जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया था उसी के ऊपर मोहर लगाई और कहा कि इसके लिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरीके से नहीं करवाए गए, इसलिए बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। पहला वो मुतनाज़ा मामला था। दूसरा 8 फरवरी के इंतखाबात का दिन ओके था, दिन के अंदर कोई बहुत शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरा तनाज़ा था। फिर रिज़र्व सीट्स, जो लोग इंडिपेंडेंट जीत कर असम्बलियों में चले गए थे उन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने उसे पार्लियामेंट्री पार्टी भी डिक्लेयर कर दिया। जब रिज़र्व सीट्स की बारी आई तो उन्होंने कहा रिज़र्व सीट्स तो इनको मिल नहीं सकती, बाकी जमातों में तकसीम कर दी। अब ये पूरा ढांचा जिस तरीके से खड़ा किया गया है इसके अंदर बहुत कुछ मसनूई है। जो मुरवजा कवानीन, जो आइन की स्पिरिट है, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, मुतसादम है उससे हट कर है। असूल ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कि लोगों ने जिसको मुंतखब करके भेजा है अपने वोट की ताकत से, वो जमात पार्लियामान में जाके हुकूमत बनाएगी। यहाँ उल्टा काम हुआ है, जिसको वोट पड़े हैं वो बाहर बैठा हुआ है और जिसको कम वोट पड़े हुए हैं वो हुकूमत बना के बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले माजी के और ये वाला फ़ैसला जो रिज़र्व सीट्स के अंदर आएगा ये सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत का ही मुस्तकबिल नहीं तय करेगा, बल्कि बहुत सारी जो सियासी कुव्वतें हैं उनका मुस्तकबिल भी तय करेगा। रिज़र्व सीट्स किसको कैसे मिलनी चाहिए और वोट की ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, रिज़र्व सीट्स कैसे मिलनी चाहिए, आज 2 जजेज़ ने इसके ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दिए उससे वो तरीक़ाकार को बड़ा खुल के उन्होंने बयान कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुनिए। एक मिसाल से ही समझ आ जाती है कि सपोज 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक सीट ली है। जी जी इस एग्जांपल जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी जी ठीक है, तो अब एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जरा सुन लीजिए ना, पूरी बात तहम्मुल कीजिए, सुनने की वो भी कर ले। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सीट सिक्योर नहीं करती है, विल देयर बी एलोकेशन ऑफ सीट्स? इसका इम्प्लिसिट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीट सिक्योर करेगी उसी के प्रोपोर्शन में उनको एलोकेशन होगी। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties as per their share. तो ये तरीक़ाकार तो जजेस बड़ा खुल के बयान कर रहे हैं, तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई थी जो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने इनसे लिया था। क्या वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक था, या सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तस्दीक की उस फैसले की क्या वो फ़ैसला आइन की रूह के मुताबिक था? क्योंकि डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव प्रोसेस जो होता है ना, जिसमें लोगों की शमूलियत तो वो अपनाया जाता है। किसी बड़ी सियासी जमात को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें तो वो इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं रहता, उसकी स्पिरिट के खिलाफ चली जाती है बात। जस्टिस मुनीब इसको कैसे देखते हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला सही था या गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके हक़ में फ़ैसला दिया उसके मतलब उन्होंने रबर स्टैम्प का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। I think it is important to understand what the cascading errors of law to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there. तो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उससे पहले या उसके बाद इलेक्शन से, ये क्या पहला मौका था कि पीटीआई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 में
कुछ ऐसा ही PMLN के साथ किया जा रहा था। उस वक्त उनकी मुंतखब हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जो इनके सेंटर्स इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे पार्टी सिंबल ले लिया गया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, शेर का निशान वापस ले लिया। फिर नवाज शरीफ को जेल से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी बनाई गई। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हर दौर में होता रहा है। पिछली तारीख पूरी पढ़ लें और पाकिस्तान आज जिस मुश्किल से गुजर रहा है ये हमारी इसी हरकतों के सबब हम ये सारा कुछ फेस भी कर रहे हैं। लेकिन उसको मानने पे, उसको समझने से और अपनी राह बदलने पे तैयार नहीं है। हर IJ वाला तजर्बा हर 10 साल बाद हम दोहराते हैं। कभी 70s में चले जाएँ, 40s 50s, जब भी आ जाएँ आपको यही नज़र आएगा कि कोई ना कोई IGI टाइप हम चीज़ खड़ी करते हैं, फिर धड़ाम से 2-3 साल बाद वो नीचे गिरती है, फिर 25-30 साल उसकी लड़ाई में या उसको संभालने में, फाइटिंग में गुजार देते हैं। PTI को भी खड़ा किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, अब गिर गई है, उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको तोड़ फोड़ के संभाल लें, अभी संभाली नहीं जा रही। जस्टिस अतर मिनल्ला और कादी फायज़ ईसा इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं है। दिखाइएगा। इंडिपेंडेंट नहीं है। आप बहस कर रहे हैं, मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे बैट का सिंबल नहीं मिला। आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ले लिया, आपने थोड़ा सा यहां ले लिया। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट is the right to vote. So political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है। सॉरी, let me just complete. हमारे सामने आएंगे, let me just complete. We are the custodians of the fundamental right. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. जस्टिस अतर उन सारी जो खराबियाँ पैदा हुई हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन कादी फायज़ ईसा कह रहे हैं कि वो शिकायत अभी हमारे सामने नहीं है। बुनियादी तौर पर माजी जो है, मैं कादी फायज़ ईसा को इल्ज़ाम नहीं दूँगा, बड़े अपराइट आदमी हैं, तो मेरी उनसे तवक्को यही है कि बल्ले के निशान वाला फ़ैसला जो है मैं तो उसको कहता हूँ दुरुस्त नहीं है। अब उनके पास मौका है कि उससे इस्लाह कर लें, लेकिन माजी हमारा ऐसे ही फ़ैसलों से भरा हुआ है जहाँ हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ करके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और पार्लिमान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते रहे। उसी के नतीजे में कोई वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़ जाता है, किसी को प्लेन कॉन्स्पिरेसी में वो पकड़ लेते हैं, हाईजैकिंग केस में किसी को गिरा देते हैं, किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी की बात कर लेते हैं। तो अपने मेहमानों से इसी सवाल से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुस्तफ़ा साहब, जो बाज़ जजेस के ऑब्जर्वेशन हैं, जस्टिस अतर हैं, मंसूर हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं, इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि जज सारा कुछ तो बोल रहे हैं, तो जब ये फैसले आते हैं उसमें ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होती? हाथों से लगाई गई गिरें आखिरकार दांतों से ही खोलनी पड़ती हैं। जो बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लेने का फ़ैसला था, और आपने जिस तरह अपने एक जामे इब्तदाइये के अंदर इस चीज़ का भी जिक्र किया कि यही कार्रवाई एक दफ़ा पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुकी है, तो उस फैसले को पजीराई तो नहीं मिली। ना मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ किए गए फैसले को पजीराई मिली थी और ना इस फैसले को पजीराई मिली। और फिर अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस वाला वो किस्सा भी हमारे सामने है कि वहाँ पर जब बरतानिया की हाई कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई बात, 2 जुमले कह दिए, तो चीफ जस्टिस साहब को वो भी पसंद नहीं आए और फिर उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा। और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़त उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। ये ख़त फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू राउट होता तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर उन्होंने ख़त लिखना ही था तो उसके मंदरजात में जहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं और बेलफोर डिक्लेरेशन का जिक्र करते हैं, मुसद्दक़ की हुकूमत का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी साम्राज्यी गलती, कॉलोनियल फॉली इस रीजन के अंदर, हमारी अपनी रीजन के अंदर कश्मीर की, उसको भूल जाते हैं। पार्टीशन के जो मामलात थे, तो भारत और हम जिस तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं मलिक साहब, वो इस तरह करियानी की दुकान भी नहीं चलती। हमारी इंसेप्शन से लेकर आज तक, शुरू के आप चंद साल निकाल दें, उस वक्त से लेकर आज तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये डिज़ायर रहा है, उनकी ये फैसिनेशन रही है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल उनका हो।
7 दहाइयाँ गुजर गई, इन 7 दहाइयों में हमने क्या कुछ नहीं किया। बानी पाकिस्तान की बहन, उनको गद्दार तक ठहरा डाला। हमने फिर साने मशरकी पाकिस्तान भी देखा, जिस शख्स ने आया उसको फिर हमने यहाँ पर फांसी की फंदे पर भी चढ़ते देखा। फिर 80s 90s की जो एरा थी उसके अंदर हमने जब बाकी रीजन के ममालिक तरक्की कर रहे थे उसके अंदर हमने एक और पॉलिटिकल टर्मोइल देखा और जो आज तक जारी है। आज एक साहब पसंद आ जाते हैं तो हर कीमत पर उनको हुकूमत के अंदर लेके आने की कोशिश की जाती है, और फिर जब वो हुकूमत में उनको ले आते हैं और जब उनके साथ फिर मामलात नहीं बन पाते साल 2 साल बाद, तो फिर उनको रुसवा कर कर रुखसत करते हैं और फिर उसकी जगह जो वेटिंग इन द विंग्स होता है उसको तैयार किया जाता है। आज की सूरत हाल भी तो यही है और यही 7 दहाइयों का हमारा किस्सा है। आज हमने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा कर खड़ा कर दिया है कि किसी, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जब से पाकिस्तान बना है डिज़ायर है कि वो पावर कंट्रोल करें, वो गालिब रहें वो, लेकिन ये डिज़ायर पार्लिमान के अंदर मौजूद है लेकिन वो कर नहीं पाते, नाकाम हो जाते हैं। अब तो मुझे लगता है जजेस और अदलिया के अंदर भी ये डिज़ायर जब से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली हुई थी उसके बाद वहाँ पे भी नज़र आती है बड़ी पॉपुलरिज्म बाद मामला जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर जो कुछ इस मुल्क में किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में और उससे फिर बाद साकिब निसार साहब के दौर में, वो जो इक़्तिदार की तकून है ना, वो अब पार्लिमान, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, पहले प्रेसिडेंट होता था 58-2B वाला, अब वो जुडिशरी हो गई है जी। तो इन सारों में अंदर डिज़ायर मौजूद है, लेकिन ये 2 पार्टियाँ रह जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, वो एक जो है वो हावी हो जाता है। वो हावी इसलिए हो जाते हैं, ये भी हम सियासतदानों की नाकामी है मलिक साहब, कि हम सियासतदान आपस में जिस तरह 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके अंदर उस वक्त की जमातों ने ये बैठ कर तय किया और बाकायदा ये शिक नंबर 22 है मीसाक जमहूरियत में कि कोई जमात हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा नहीं लेगी, जिसे किसी ने माना नहीं, और ना ही जो जमहूरी तरीके से इलेक्ट हुआ होगा उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेगा। आज भी अगर हमने, और बाद में वो जमातों ने अमल नहीं किया उस पर, आज भी अगर हमने मुल्क को बहरान से निकालना है तो हमें ये बात बुनियादी तौर पर समझनी पड़ेगी कि ये मुल्क की गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमने इस वक्त मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उनके अंदर इतनी अफरा तफरी है कि इस मुल्क को संभालने के लिए, इसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए हमें अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। और सबसे पहला रवैया और सबसे बड़ी इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। उन्हें ये मुल्क उन्हीं को चलाने देना होगा जिनको अवाम मुंतखब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए।